यार मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया। अक्षय ने उसके साथ अपने घर में दाखिल हुई समीक्षा के चेहरे पर उभरे भाव को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये कौन है? समीक्षा ने अक्षय की प्रतिक्रिया का कोई जवाब न देकर घर में बैठकर चावल साफ कर रही महिला की ओर इशारा करके प्रश्न किया। मेरी माँ है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हो? तुम तो मेरी माँ से मिलने आई थी ना? हाँ तो मिल तो ली ना, और क्या करना है? 1 मिनट रुको ज़रा, मैं अपनी माँ से भी ज़रा पूछ लूँ कि उन्हें तुम पसंद आई या नहीं। ये काम तुम मेरे जाने के बाद भी कर सकते हो ना, फिर क्यों बेवजह मुझे रोक कर मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मेरा घर और हम माँ बेटे के रहन सहन पसंद नहीं आया तो साफ साफ बता दो, ताकि मैं बिना अपने दिमाग पर प्रेशर डाले आसानी से इस डिसीजन पर पहुँच जाऊँ कि हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। तुम ये तो मान ही लो कि हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि मुझे तुम्हारा घर और घर के लोगों का रहन सहन पसंद नहीं आया। इसकी वजह तो ये है कि मुझे झूठ की बुनियाद पर रिश्ते की शुरुआत करने वाले लोग पसंद नहीं। मैंने तुमसे रिश्ते की शुरुआत करने के लिए कौन सा झूठ बोला? यू मीन टू से कि तुमने कोई झूठ नहीं बोला? नहीं। तुमने मुझसे ये कहा था या नहीं कि तुम्हारी माँ विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में टीचर का जॉब करती है? हाँ तो इसमें झूठ जैसी कौन सी बात है? इसमें जो सच्चाई है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। झूठ खुद ब खुद अलग हो जाएगा। एक्चुअली इस बात में सच्चाई ये है कि तुम्हारी माँ विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में जॉब करती है, लेकिन स्कूल में झाड़ू पोछा और टीचर्स स्टूडेंट्स को पानी पिलाने का। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ये काम तुच्छ या घटिया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कोई लड़की तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने से इनकार न कर दे इस डर से उसे एक स्कूल में काम करने वाली बाई का जॉब करने वाली माँ को स्कूल टीचर बताकर बेवकूफ़ बनाना हर एंगल से गलत है। मेरे भैया के पढ़ लिख कर जॉब में लगने से पहले मेरी माँ भी हम लोगों की ज़िंदगी काटने के लिए कोई दूसरा काम कर पाने में सक्षम न होने की वजह से लोगों के घर में झाड़ू पोछा करने और बर्तन धोने का काम करती थी। पर मैंने ये बात तुमसे कभी नहीं छिपाई, क्योंकि मैं ये सच्चाई छिपाकर अधूरे सच या झूठ की बुनियाद पर अपनी लाइफ के सबसे बड़े रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहती थी, जबकि तुम मेरी और मेरी फैमिली की आंखों में धूल झोंककर हम दोनों के रिश्ते की शुरुआत करना चाहते थे। इसलिए गुड बाय टू यू। बेटी 1 मिनट रुककर मेरी बात सुन लो। फिर तुम्हें लगे कि तुम्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए तो पुनर्विचार कर लेना, और अपने फैसले पर कायम रहना सही लगे तो कायम रहना। मैं तुम्हारे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी और ना अपने बेटे को करने दूँगी। अपने काम में लगी रहकर चुपचाप दोनों की बातें सुन रही अक्षय की माँ गंगा ने अचानक से अपनी चुप्पी तोड़कर समीक्षा से उसकी बात सुनने का अनुरोध किया तो समीक्षा के घर के बाहरी द्वार की ओर बढ़ते कदम रुक गए। मैं आपकी ज़रूर सुनूंगी, लेकिन आप एक बात जान लीजिए, यदि आपने मुझे ये यकीन दिलाने के लिए रोका है कि आप विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में काम वाली बाई का जॉब नहीं करती है बल्कि एज ए टीचर जॉब करती है, तो मैं इसमें सिर्फ आपका और मेरा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैं 3 दिन पहले उस स्कूल में टीचर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी और इस दौरान मैंने अपनी आंखों से आपको इस स्कूल में इंटरव्यू देने वाले पैनल को चाय कॉफ़ी सर्व करते देख चुकी हूँ। समीक्षा ने पलटकर गंगा के करीब आते हुए उनकी बात पर प्रतिक्रिया दी। बेटी, तुम मुझे उस स्कूल में काम करते नहीं देखती तब भी मैं ये नहीं कहती कि मैं उस स्कूल में काम वाली बाई की नौकरी नहीं करती, क्योंकि तुम्हारी ही तरह मुझे भी झूठ बोलना पसंद नहीं है और ना ही झूठ सुनना। तो फिर आप मुझे बचपन से आज तक ये क्यों बताती रही है कि आप विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में टीचरशिप करती हैं? गंगा की दूसरी बार में कही गई बात सुनकर अक्षय ने उसे सवाल किया। बेटा, मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मैं उस स्कूल में शिक्षिका हूँ। मैंने हमेशा तुमसे ये कहा कि तुम्हारी माँ इस स्कूल में शिक्षिका के पद पर नौकरी करती है। आप और मेरी माँ अलग अलग महिलाएं हैं क्या, जो आपके इस तर्क से, आपकी बात झूठ से इस सच में बदल जाएंगी कि आप खुद नहीं बल्कि मेरी माँ के उस स्कूल में टीचरशिप करने की बात करती थी? हाँ, मैं यही राज की बात बताने के लिए मैंने तुम्हारे इस दोस्त को रोका है। माँ प्लीज़, आप अपने एक झूठ को सच साबित करने के लिए कोई और झूठ मत बोलो। समीक्षा, तुम जाओ यार, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर इट कि मेरी वजह से तुम्हारे इमोशंस हर्ट हुए। अक्षय, तुम्हें भले ही इनकी बातें मनगढ़ंत लग रही हो,
पर मुझे इनकी बातों में सच्चाई नज़र आ रही है, इसलिए उन्हें वो बता देने दो जो ये बताना चाह रही है। आंटी प्लीज़ टेल मी व्हाट आर यू सेइंग। बेटी दरअसल बात यह है कि अक्षय मेरा बेटा तो है, पर मैं उसकी जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ। इसकी माँ जन्म देने वाली विद्या निकेतन स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती शांति वर्मा है। जब उन्होंने 1.5 साल की उम्र में इसे मेरी गोद में डाला तब ये उस स्कूल की टीचर थी, और जब तक इसने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछना बंद नहीं किया तब तक वे वहाँ टीचर के रूप में काम करती रही। इसलिए ये जब भी पूछता माँ आप क्या काम करती हो, तो मैं इसे कह दिया करती थी तुम्हारी माँ विद्या निकेतन स्कूल में टीचर है। और जब इसकी माँ 15-16 साल पहले जब इस स्कूल की प्रिंसिपल बनी तब तक इसने मुझसे पूछना ही बंद कर दिया कि इसकी माँ क्या काम करती है। इसलिए मैंने भी इसे कभी नहीं बताया कि इसकी माँ टीचर से प्रिंसिपल बन गई है, क्योंकि ये इसकी अपनी असली माँ के काम के बारे में ना पूछकर मेरे काम के बारे में इसलिए पूछता था क्योंकि ये मुझे ही अपनी माँ समझता था। पर मैं जानती थी मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे इसकी असली माँ की नौकरी के बारे में बता देती थी ताकि इसे अपने सहपाठियों को ये बताकर शर्मिंदा ना होना पड़े कि ये एक काम वाली बाई का बेटा है, जो कि ये असल में है भी नहीं। अब तुम बताओ मैं इसे झूठ बोला या सच, और इसने तुमसे झूठ बोला या सच? इसका जवाब मैं बाद में दूंगी। पहले आप मुझे ये बताइए कि श्रीमती शांति वर्मा ने इसे आपकी गोद में क्यों डाला। इसकी वजह काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर मैं तुम्हें संक्षेप में सुना देती हूँ। इसकी माँ एक अमीर परिवार की लड़की थी, लेकिन उसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ एक ऐसे अनाथ लड़के से प्रेम विवाह किया था जिसके पास संपत्ति के नाम पर अपने पिता का ये एक छोटा सा मकान भर था। दोनों शादी के बाद करीब 2 साल तक एक साथ इस मकान में रहे और साथ साथ विद्या निकेतन स्कूल में टीचर की नौकरी भी करते रहे। इसके बाद इसका जन्म हुआ तो इसकी माँ ने नौकरी छोड़ दी और इसकी देखभाल करने लगी, लेकिन जब ये करीब 6 माह का हुआ तब इसके पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस वजह से इसकी माँ को दोबारा अपनी पुरानी नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। मैं उस समय उसी स्कूल में अभी वाला ही काम करती थी, पर मैं इसकी कोई देखभाल करने वाला न होने की वजह से इसकी माँ इसे अपने साथ स्कूल लेकर जाया करती थी, जहाँ मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर इसकी देखभाल करती थी। इसी तरह 1 साल बीता, लेकिन फिर अचानक इसकी माँ के सामने एक ऐसा दोराहा आ गया जहाँ से उसे अपने बच्चे या सुखी जीवन में से एक को चुनना था। दरअसल हुआ ये कि उस 1 साल की अवधि में उस स्कूल के प्रिंसिपल के इकलौते बेटे की पत्नी का देहांत हो गया और प्रिंसिपल को स्कूल की कई युवा शिक्षिकाओं में से इसकी माँ ही अपने इकलौते बेटे की नई जीवन संगिनी बनने लायक लगी। अमीरी में पली बढ़ी इसकी माँ 3.5 साल की तंगहाल जिंदगी से काफ़ी ज़्यादा उब गई थी, इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल के प्रस्ताव के साथ साथ उसकी ये शर्त भी स्वीकार कर ली कि उन्हें अपना बच्चा किसी अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ेगा। ये जानने के बाद मैंने इसे इसकी माँ से मांग लिया और उन्होंने मुझे इसके साथ साथ इसके पिता का ये घर भी दे दिया। मुझे मेरे ससुराल वालों ने शादी के 3 साल तक बच्चा न होने के कारण बाँझ समझकर 1.5-2 साल पहले घर से निकाल दिया था और मेरे भाई भाभी ने एक बार फिर बड़ी मुश्किल से निकाले गए मेरे जैसे बेमतलब के बोझ को दोबारा घर में प्रवेश देने से मना कर दिया था। इसलिए मैंने इसे ही ईश्वर का भेजा हुआ एकमात्र सहारा समझकर पाल पोस कर बड़ा करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। बस यही इसके मेरे साथ और मेरे इसके साथ होने की वजह है। आंटी, अब मैं आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। एक्चुअली अक्षय ने तो मुझसे झूठ नहीं बोला क्योंकि इसे ये सब पता नहीं था, लेकिन आप सारी सच्चाई पता होने के बावजूद इससे झूठ बोलती रही कि इसकी माँ विद्या निकेतन स्कूल में टीचरशिप करती है। इसे मैं झूठ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी नज़र में आप और इसकी माँ 2 अलग अलग महिलाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही महिलाएं हैं। इसकी असली माँ सुखी जीवन पाने के लिए इसे किसी और की गोद में डालकर दोबारा अपनी नई गृहस्थी बसा लेने वाली श्रीमती शांति वर्मा नहीं, बल्कि इसकी जिम्मेदारी व मोह की वजह से दोबारा अपनी गृहस्थी बसाने के बारे में ना सोचकर अपने आप को इसी के लालन पालन के लिए समर्पित कर देने वाली आप है। आपने अपनी ममता की छाँव में एक अनाथ और बेसहारा बच्चे को कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। इसके लिए आपको जितनी सराहना की जाए कम है, लेकिन आपने जो झूठ बोला
उसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए और इसकी सज़ा ये है कि आपको कल ही अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी और मेरे जैसे हर समय बक-बक करने वाली लड़की को अपनी बहू बनाकर उम्र भर झेलना पड़ेगा। बोलिए, आप ये दोनों सज़ा भुगतने के लिए तैयार है? तैयार हूँ। थैंक्स। थैंक्स कहने से काम नहीं चलेगा, तो क्या करना होगा मुझे? हम दोनों माँ बेटे को एक एक कप प्याला चाय बनाकर पिलानी पड़ेगी। ओके, बट मैं भी एक प्याला पीऊँगी, ठीक है? मैं तुम्हें पीने के लिए मना कर दूँगी तो तुम भी चाय बनाने से मना कर दोगी क्या? बनाने से तो मना नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इस घर में बहू बनकर आने का रास्ता अपने लिए बंद नहीं करना, पर बनाने में उतनी मेहनत भी नहीं करूँगी जितनी मेरा प्याला भी शामिल होने पर करूँगी। फिर तो तुम अपने लिए भी बना लो। चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या पता तुम्हें ठीक से चाय बनानी आती भी है या नहीं। ऐसा तो सोचना भी मत, क्योंकि काम वाली बाई की बेटी हूँ, लेकिन घर के लगभग सारे काम में एक्सपर्ट हूँ और जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी जल्दी दूर हो जाएंगी, क्योंकि काम वाली बाई की बहू भी बनने जा रही हूँ। घर के काम में एक्सपर्ट हो या नहीं ये तो तुम्हारा काम देखकर ही बता पाऊँगी, पर अभी मैं ये बता सकती हूँ कि तुम बात करने में काफ़ी एक्सपर्ट हो। ये बात तो मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैं बातें करने में एक्सपर्ट नहीं होती तो इतना हैंडसम बंदा मेरे जाल में नहीं फंसता था। समीक्षा, मुझे लगता है तुम ये भूल गई कि तुम जिससे बात कर रही हो वो तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं बल्कि मेरी माँ है। आई थिंक तुम्हें अपनी इस बचकानी बात के लिए माँ से सॉरी बोलना चाहिए। अक्षय ने समीक्षा को चेताया और उसे एक सलाह भी दे दी। बेटी, तुम्हें इसकी बेमतलब की सलाह मानकर मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे मेरे साथ अपनी हम उम्र फ्रेंड की तरह बर्ताव करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गंगा की बात मानकर समीक्षा ने उसे सॉरी तो नहीं बोला, पर गंगा को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद देने से खुद को रोक न सकी। बेटा, अक्षय को समझाओ कि ज़िंदगी में अपनी तकदीर बदलने के मौके बार बार नहीं मिलते। अपने 1.5 वर्षीय बेटे की ड्रेस चेंज कर रही समीक्षा के पास आकर गंगा ने बेचैनी के साथ कहा, माँ, मुझे उन्हें जो समझाना था समझा चुकी हूँ और अब मैं आपके कहने पर उनसे कोई और बात नहीं कहूँगी, इसलिए आप बेचैनी से एक कमरे से दूसरे कमरे में आना जाना बंद कीजिए और आराम से एक जगह बैठ जाइए। गंगा की बात के जवाब में समीक्षा ने उससे शांत स्वर में कहा, क्या समझाया तुमने उसे? यही कि सिर्फ जन्म देने से कोई किसी की माँ नहीं हो जाती। किसी बच्चे की असली माँ वो होती है जो उस बच्चे के लालन पालन को अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता समझती है। यानी तुमने उसे अपनी असली माँ के साथ उसके घर जाकर रहने के लिए समझाने की जगह मुझे छोड़कर उसके साथ न जाने के उसके गलत फैसले पर अपने समर्थन की मुहर लगा दी और उसके अपने जीत छोड़ देने की जो थोड़ी बहुत संभावना थी उसे भी जड़ से खत्म कर दी। जी हाँ बेटा, भावुकता में मत बहो, समझदारी से काम लो। तुम दोनों के सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अक्षय अपनी माँ के साथ जाकर रहने के लिए तैयार हो जाएगा तो उसे अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए मामूली सी तनख्वाह के लिए दिन भर किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना घर गृहस्थी का बोझ उठाने में उसका सहयोग करने के लिए तुम्हें दिन भर किसी और स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शांति मैडम का खुद स्कूल है जिसमें तुम दोनों अपनी मर्जी से उतने ही समय अपनी सेवा देने के लिए स्वतंत्र रहोगे जितनी समय के लिए तुम दोनों की सेवा देने की इच्छा रहेगी। और यदि तुम दोनों उसके स्कूल में सेवा देने या कोई और काम नहीं करना चाहोगे तब भी तुम दोनों की ज़िंदगी आराम से कट जाएंगी। साथ ही तुम दोनों के बेटे का भी भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। लेकिन यदि हम दोनों अपने ऐशो आराम के लिए और अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए शांति मैडम, बेटा तुम उन्हें शांति मैडम मत कहो, क्योंकि वो अक्षय की जन्मदात्री है, इसलिए तुम्हारी सास लगती है और तुम उन्हें अपनी सास कहकर संबोधित करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, मैं ये कह रही थी कि हम दोनों अपने ऐशो आराम के लिए और अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी पूजनीय सास के साथ उस महिला को छोड़कर चले जाएंगे जिन्होंने मेरे पति को बचपन में उसकी माँ द्वारा अपनी खुशियाँ और ऐशो आराम की राह का कांटा समझकर छोड़ देने पर फूल समझकर अपनी ममता की छाँव में छुपा लिया था और उन पर पिछले 25 साल से बिना किसी प्रतिफल की चाह में अपनी ममता लौटा रही है। साथ ही पिछले 3 साल से उसकी जीवन संगिनी यानी मेरी सगी माँ की तरह प्यार दे रही है और बेटे पर पिछले 1.5 साल से सगी दादी की तरह स्नेह की बरसात कर रही है।
तो हम दोनों पति पत्नी और मेरी सास में क्या अंतर रह जाएगा? बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है तुम्हारा, और मैं भी तुम्हारे इस क्वेश्चन में छुपी तुम्हारे डिसीजन पर तुम्हारे साथ हूँ। इंसान को अपनी सुख सुविधा और ऐशो आराम के लिए रिश्तों की डोर नहीं तोड़नी चाहिए, नहीं तो उसका हल मेरे जैसा हो जाता है। मैंने अपनी सुख सुविधा और ऐशो आराम के लिए अपने स्वर्गवासी पति की पहली बरसी होने से पहले ही उसकी यादों को भूलकर और हम दोनों के प्यार की निशानी अपने 6 माह के बेटे को छोड़कर नई जिंदगी शुरू की। इसका परिणाम ये हुआ कि आज मेरे पास सुख सुविधा और ऐशो आराम के सारे साधन हैं, तो मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। मेरे दूसरे पति की 7-8 माह पहले मौत हो चुकी है। सास ससुर पहले ही ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं। देवर जेठ या ननद वगैरह तो थे ही नहीं, और तो हम दोनों का इकलौता बेटा विदेश पढ़ने गया और वहीं होकर रह गया। दिन भर तो स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को देखकर अपना टाइम पास हो जाता है, पर रातों की तन्हाई काटने को दौड़ती है। इसलिए सोचा कि गंगा से अपना पहला बेटा वापस मांग लेती हूँ, ताकि उसके और उसकी फैमिली के सहारे मेरी ज़िंदगी कट जाए। पर मैं पगली ये नहीं सोच पाई कि जिस बेटे को जन्म देने के साथ साथ पाल पोस कर बड़ा किया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रही, तो जिसे मैंने सिर्फ जन्म दिया वो क्यों मुझे अपनाएगा? ये मेरी अपनी बेटे से कंप्लेंट नहीं, सिर्फ अपने अंतर्मन का दर्द है। मैं अब जा रही हूँ। ईश्वर आप लोगों की फैमिली को इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से साथ रहने की प्रेरणा देता रहे। रुकिए, कमरे के गेट पर खड़ी आगंतुक महिला अपनी बात खत्म करके अपना निराशा चेहरा लिए वापस जाने के लिए पलटी ही थी कि तभी समीक्षा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह दोबारा पलटकर समीक्षा की ओर सवालिया निगाह से देखने लगी। आप गंगा के द्वार पर कुछ मांगने आई है, और काशी प्रयाग की गंगा की तरह इस गंगा के द्वार से भी कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। आपको गंगा की गोद में डाला हुआ अपना बेटा तो वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अब गंगा का बेटा बन चुका है। पर आप चाहे तो जितना बड़ा बच्चा आपने उसकी गोद में डाला था, उतना बड़ा दूसरा बच्चा आपको मिल सकता है। क्या तुम मुझे अपना बेटा देने का ऑफ़र दे रही हो? आपकी गैसिंग एकदम परफेक्ट है, पर यह सिर्फ मेरा ऑफ़र है। फाइनल डिसीजन आपको लेना है। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि इतना बेहतरीन ऑफ़र ठुकरा दूंगी, पर तुम मुझे इतना बड़ा ऑफ़र देने से पहले एक बार अक्षय से पूछ लेती तो बेटर होता। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे इस घर में आने के अगले ही दिन इस घर के हम तीनों एडल्ट्स मेंबर के बीच एक इस तरह का अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया गया था कि हम लोगों से कोई भी एक मेंबर बाकी 2 मेंबर की कंसेंट बिना ही सभी की ओर से कोई भी डिसीजन ले सकता है। इसलिए आप हमारे घर के अंदर मेंबर की मर्जी की परवाह छोड़िए और अपना डिसीजन बता दीजिए। जवाब में आगंतुक महिला ने किसी याचिका की तरह अपने दोनों हाथ फैला दिए, जिसमें समीक्षा ने अपने बेटे को लाकर डाल दिया। बेटा, मेरी एक और छोटी सी इच्छा पूरी करोगी? आगंतुक महिला ने समीक्षा के बेटे को अपने सीने से लगाने के बाद समीक्षा से पूछा। मेरे स्कूल की जिम्मेदारी संभालकर मुझे अपने बेटे की परवरिश के लिए स्कूल की जिम्मेदारी से मुक्त कर दो। इसके लिए मुझे अपने पति से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इस काम में मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप यही थोड़ी देर बैठिए, मैं उनसे पूछकर आपको अपना डिसीजन बताती हूँ। माँ, आप भी मेरे साथ आइए, क्योंकि आपकी हेल्प के बिना इस बात के लिए उन्हें कन्विंस कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। कहकर समीक्षा कमरे से बाहर निकल गई और उसके पीछे पीछे गंगा भी बाहर निकल गई। जिसके बाद आगंतुक महिला समीक्षा के बेटे को लेकर कमरे के अंदर मौजूद पलंग पर बैठ गई। बेटा, मुझे मम्मा कहोगे? कुछ पलों तक खामोश रहने के बाद आगंतुक महिला ने समीक्षा के बेटे को अपने गोद से उतारकर सामने बिठाया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सवाल किया, जिसका उस अबोध बालक ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाकर जवाब दे दिया। तो बोलो मुझे अम्मा, अम्मा, एक बार फिर से बोलो अम्मा, अम्मा। बच्चे के मुंह से दोबारा अम्मा सुनने के बाद आगंतुक महिला ने उसे वापस से अपने सीने से लगा लिया और आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू कर दी। अरे आप रो क्यों रही है? करीब 5 मिनट बाद कमरे में दाखिल होकर समीक्षा ने पूछा। बेटा, मैं रो नहीं रही। मेरी आंखों से जो आंसू आपको नज़र आ रहे हैं वे खुशी के आंसू है, और मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने मुझे 25 साल बाद मेरा वही बेटा मेरी गोद में वापस डाल दिया। मैंने जो तुम्हारी सास की गोद में डाला था,
आगंतुक महिला ने अपने आंसू साफ करते हुए जवाब में कहा और फिर पूछा, क्या कहा तुम्हारे पति ने? उन्हें मैंने आपकी मुझे दी जाने वाली जिम्मेदारी निभाने में मेरी हेल्प करने के लिए तैयार कर लिया है। बेटा, क्या आप तीनों मेरे साथ आकर नहीं रह सकते? नहीं, क्योंकि आप जिस घर में रह रही है वो आपके दूसरे पति का है, जिसमें रहने का सिर्फ आपको अधिकार है, हम लोगों को नहीं। और इस घर में रहने का अधिकार मैं खो चुकी हूँ। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि हम लोगों का आप पर पूरा अधिकार है और जब चाहे तब हम लोगों से मिलने आ सकती है। पर मैं कभी आऊँगी नहीं। यहाँ आकर मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ऐसा है तो अब मत आइएगा, हम लोग ही आपसे मिलने आते रहेंगे। तुम लोगों को आना ही पड़ेगा क्योंकि अक्षय का छोटा भाई तुम्हारा देवर मेरे पास रहेगा। ये आप किसकी बातें कर रही है? आपने इस बेटे की जो मेरे सीने से वैसे लगा हुआ है जैसे 25 साल पहले अक्षय लगा करता था। ये आज से मेरा बेटा है तो अक्षय का छोटा भाई और तुम्हारा देवर हुआ ना? जी थैंक्स बेटा, अब तुम दोनों इस स्कूल को संभालो और मुझे मेरे बेटे को संभालने दो। स्कूल से जितनी इनकम होगी उसमें से पहले अपनी स्कूल बाकी स्टाफ की सैलरी और दूसरे खर्चे निकाल लेना और जो बचे उससे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए बुक्स, नोटबुक्स, स्कूल यूनिफॉर्म्स खरीद कर उन्हें बांट दिया करना, क्योंकि हम दोनों माँ बेटे के मेंटेनेंस के लिए मेरे पास इनकम के दूसरे सोर्सेस है। मैं कल स्कूल आकर तुम्हें स्कूल के मैनेजमेंट बोर्ड का डायरेक्टर अपॉइंट करने की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दूंगी। अब मैं जा रही हूँ। अरे कुछ खा पी कर तो जाइए। नहीं, इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अब मेरा सारा समय अपने बेटे के लिए है। बाय कहकर आगंतुक महिला घर से निकल गई। तुमने शांति मैडम को उनका बेटा लौटाकर बहुत अच्छा काम किया, पर अब तुम्हें जल्दी ही एक और अच्छा काम करना पड़ेगा। आगंतुक महिला के गंगा और समीक्षा के घर के सामने से अपनी कार आगे बढ़ा लेने के बाद गंगा ने समीक्षा से कहा, बोलिए क्या करना होगा मुझे? मुझे मेरा पोता लौटाना होगा। लौटा दूंगी, बट इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं जो आपको लौटाने वाली हूँ वो पोता ही होगा। कोई दिक्कत नहीं, पोती भी चल जाएंगी। थैंक्स मत कहो। पोता या पोती लौटाने का समय बताओ। समय बताने के लिए मुझे आपके बेटे से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये काम मेरे अकेले के बस की नहीं। बिना सोचे समझे लापरवाही से अपनी बात कह देने के बाद समीक्षा को जब अपनी बात का मतलब समझ में आया तो उसने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए गंगा के सीने में अपना सिर छिपा लिया और गंगा भी उसके सिर पर हाथ फेरकर उसकी शर्मिंदगी दूर करने में मदद करने लगी। ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।